एमएससी प्रैक्टिकल्स स्पेशल पेपर्स के हैं जो उसके इस वीडियो में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पहले भी प्रैक्टिकल से संबंधित जो एक्सरसाइजेज आप लोगों को करनी है वो हमने आपको बतलाई थी। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक कंप्लीट वीडियो के माध्यम से इस पर्टिकुलर सत्र में या क्लास में आपको एमएससी फाइनल स्पेशल पेपर में कौन कौन से प्रैक्टिकल्स करने हैं उसकी एक विस्तृत जो शीट है वो आपके सामने रख रहे हैं। एमएससी के अंदर दो प्रैक्टिकल्स होते हैं, एक को हम जनरल पेपर कहते हैं और दूसरे को स्पेशल पेपर के नाम से जानते हैं। जनरल पेपर का जो प्रैक्टिकल है वो आपके एमएससी के अंदर जो 4 पेपर है उसके 2 शुरू वाले पेपर्स यानी पेपर संख्या 5 और 6 उससे संबंधित जो प्रैक्टिकल्स हैं वो आपका जनरल पेपर होगा और पेपर संख्या 7th बी एंड 8th बी जो है वो आपका स्पेशल पेपर होगा। और चूँकि हमारे यहाँ पर प्लांट एडवांस्ड इकोलॉजी के पेपर्स चलते हैं तो इकोलॉजी से संबंधित जो भी प्रैक्टिकल्स हैं वो आपके स्पेशल पेपर कहलाएंगे। तो इस वीडियो में हम स्पेशल पेपर के बारे में बात करेंगे और किस तरह से क्या काम करना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको बतलाया 7th बी और 8th बी प्रैक्टिकल्स आपके 75 मार्क्स का होता है और जिसमें से पास होने के लिए केवल आपको 27 नंबर चाहिए। और हमारा ये प्रैक्टिकल है वो 5 घंटे की ड्यूरेशन का होता है जिसमें हमें ये 75 मार्क्स के लिए काम करना होता है और मिनिमम पास मार्क्स है वो हमारे 27 है। पहली एक्सरसाइज आपके इस स्पेशल पेपर में कम्युनिटी स्टडी की होती है। जो क्वाड्रेटिक स्टडी हम लोग करते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं और ये 10 नंबर का क्वेश्चन है वो आपके इसमें आता है। और पहले हम कम्युनिटी स्टडी के बारे में ही बात कर चुके हैं और यहाँ पर हम फिर से कम्युनिटी स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि सबसे बड़ा 10 नंबर का क्वेश्चन है वो होता है। और 10 नंबर में हम लोगों को क्या करना है वो देखिए। सबसे पहली बात इसमें है आपके कम्युनिटी की जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। प्रीवियस के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह से हमने आपको बतलाया था। जो एक्सरसाइजेज की बात मैं आपसे कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें हैं वो हमने प्रीवियस के अंदर बात कर रखी है और हमने इंटरेक्टिव बोर्ड के माध्यम से सारी एक्सरसाइजेज है वो हमने लिखी थी और आपने रिकॉर्ड में भी लिखी थी। ठीक उसी तरह से हम लोगों को ये एक्सरसाइज करनी है। तो जनरल कैरेक्टर्स ऑफ कम्युनिटी का मतलब ये होता है जिस पर्टिकुलर जगह पर हम क्वाड्रेट का अध्ययन करते हैं वहाँ की वातावरणीय अवस्था क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल कौन सी डेट है, कौन सा समय है, दोपहर का, मॉर्निंग का, नून का और इवनिंग का। इसके अलावा हवा की स्थिति क्या है, ह्यूमिडिटी की क्या है, बायोटिक फैक्टर्स की क्या है, बरसात की क्या है। ये जो सारी बातें हैं ये हमें पॉइंट वाइज है वो इसमें लिखनी है। अब आप ये कहेंगे कि इस बार कोरोना के कारण से हम लोग फील्ड में नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर के आसपास जहाँ भी प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस आप लिख सकते हैं जहाँ पर आप प्लांट्स का अध्ययन कर रहे हैं। तो जो भी कंडीशंस हैं उसके बारे में आप लिख सकते हो। ये है होगा आपका जनरल कैरेक्टर्स ऑफ कम्युनिटी के बारे में। पॉइंट वाइज आपने पहले भी लिख रखा है, ठीक उसी तरह से हमें यहाँ पर वापस रिपीट करना है। उसके बाद में हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट का मतलब ये होता है हमारे आसपास जो प्लांट्स पाए जा रहे हैं उनकी एक लिस्टिंग करना, उन सब के नाम लिखना है। नाम कैसे, लोकल नेम, बॉटनिकल नेम और उनकी फैमिलीज़ प्लस उनकी हैबिट। हैबिट का मतलब यहाँ पर ये है कि वो हर्ब है, श्रब है या ट्री है और किस तरह की
सिचुएशन में है, जैसे क्लाइंबर हो सकता है, इरेक्ट हो सकता है, ये सिचुएशन है वो आप लिखेंगे। मैक्सिमम हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ग्रामीण परिवेश में है, और ग्रामीण परिवेश के अंदर हम लोग खेती करते हैं, और निश्चित रूप से हमारे आसपास बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं वो पाए जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी लिस्टिंग है वो हमारी होनी चाहिए। जो भी प्लांट्स के नाम लिख सकते हो लिखिए, जो पहचान में नहीं आ रहा है वो हम आइडेंटिफाई करके आप लोगों को बतलाएंगे। तो जब आप फील्ड में जाते हो प्लांट्स की लिस्ट बनाने के लिए, तो साथ में आपको अब हर्बेरियम भी बनाना पड़ेगा। प्रीवियस में आप लोगों ने हर्बेरियम नहीं बनाया था, लेकिन चूंकि यहाँ पर दो पेपर्स आपके प्लांट से संबंधित है, एक तो ये स्पेशल पेपर है ही, साथ में आपके जो पांचवा पेपर है उसमें टेक्सोनोमी है, प्लांट टेक्सोनोमी, तो उसमें भी हर्बेरियम की ज़रूरत होती है, और यहाँ इकोलॉजी वाले पेपर में भी हर्बेरियम की ज़रूरत होती है। चूँकि अभी पोस्ट मॉनसून सीजन चल रहा है, मॉनसून के बाद का पीरियड चल रहा है, हमारे खेतों में काफ़ी प्लांट्स हैं, हमारे आसपास भी काफ़ी प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, तो आप लोगों को हर्बेरियम बनाना है। आप अच्छा सा प्लांट्स हैं उनको कलेक्ट कीजिए, और कलेक्ट करने के पश्चात से पहले इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, अगर वो छोटा प्लांट है तो अगर उसमें रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स और साथ में अगर फ्रूट आता है तो बहुत ही अच्छा स्पेसिमेन बनकर आपके सामने आएगा। और अगर बड़ा ट्री है तो उस ट्री की ऐसी ट्विग लीजिए जिस पर फ्लावर लगा हुआ हो या साथ में फ्रूट भी लगा हुआ हो, और उनको आप ब्रेक करके तोड़कर न्यूज़पेपर के अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से उनको फैलाइए, कोई भी पार्ट है वो मुड़ने नहीं पाए, और अच्छी तरह से पेपर्स के बीच में आप लगाकर उसके ऊपर इस तरह का भार रखिए कि वो सारे पार्ट्स को एक समान दबाए। ऐसा नहीं कि आधे पार्ट में तो अच्छी तरह से दबा दे और आधा पार्ट है वो हल्का रह जाए, जिससे है वो प्रेस है वो अच्छी नहीं हो पाएगी। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि प्लांट को अच्छी तरह से प्रेस करना है, किसी भी अच्छी चीज़ से पेपर के बीच में दबा के रखना है। और पहला जो पेपर आप रख रहे हो वो 24 आवर्स के बाद में आपको उसको चेंज करना है, क्योंकि जो मैक्सिमम मॉइस्चर होती है उस प्लांट के अंदर वो 24 घंटे में वो उस पर्टिकुलर पेपर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। 24 घंटे के पश्चात आप उस प्लांट को दूसरे पेपर में डालिए, और फिर आप उसको 2 दिन के बाद में और मैक्सिमम 3 दिन के बाद में एक बार पुनः पेपर है वो चेंज कर दीजिए, और तीसरे पेपर में आप रख दीजिए। फिर वो अच्छी तरह से ड्राइड होने भी लग जाएगा, और जो मॉइस्चर थी वो सेकंड वाले पेपर में वो एब्जॉर्ब या सोख ली जाएगी। इस तरह से हमारा जो स्पेसिमेन है वो बहुत अच्छी सिचुएशन में हमारे सामने आएगा। और तीसरे पेपर में रखने के बाद उसको कम से कम 1 वीक से 10 दिनों तक आप छोड़ दीजिए, जब तक कि वो ड्राइड अच्छी तरह से नहीं हो जाए। और उसके बाद में आप उसको हर्बेरियम शीट पे अच्छी तरह से चिपकाना है, फेविकोल से आप चिपका सकते हो। और उसके नीचे राइट साइड में नीचे की तरफ हम उसकी डिटेल्स लिखते हैं। डिटेल लिखने के बारे में हम बहुत ही सावधानी से हमें काम में लेना चाहिए कि प्लांट्स का जो नाम है वो गलत नहीं हो जाए। जो भी टेक्सोनोमी की किताब होती है उसमें उस पर्टिकुलर स्लिप के बारे में ज़रूर लिखा हुआ होता है। जो कॉमन सी बातें हैं वो ये है कि हमारे कॉलेज का नाम होना चाहिए, डिपार्टमेंट का नाम होना चाहिए। उसके बाद में प्लांट का जो लोकल नेम है, बॉटेनिकल नेम है, फैमिली है, प्लांट का कौन सा भाग हमने कलेक्ट किया है, कौन सी जगह से किया है, डेट ऑफ कलेक्शन क्या है, कलेक्ट करने वाला कौन है, प्लांट की हैबिट क्या है, और इसके अलावा अगर उस पर्टिकुलर प्लांट के बारे में कोई विशेष जानकारी अगर हम हो, पर्टिकुलरली जहाँ से हम कलेक्ट कर रहे हैं वहाँ के लोग उस प्लांट को किस तरह से काम में लाते हैं, तो वो जानकारी यानी उसका क्या उपयोग है वो वहाँ पर लिखा जा सकता है। तो एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव जानकारी है वो उस पर्टिकुलर हर्बेरियम शीट पर हम लोगों को दिखाई दे सकती है। अगर हमारे बाद में कोई दूसरा व्यक्ति उस शीट को देखना चाह रहा है तो वो सारी इन्फॉर्मेशंस हैं वो जान सकता है। तो ये एक अच्छा हर्बेरियम बनने के लिए ये सारी बातों का ध्यान रखना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। एमएससी फाइनल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक जैसी शीट्स यूज करेंगे तो काफ़ी यूनिफॉर्मिटी रहेगी। यह नहीं
कि कुछ छोटे साइज़ की यूज कर ले, कुछ लंबे साइज़ की यूज कर ले, कुछ चौड़ी यूज कर ले, तो सभी लोग आपस में बात कर कर एक तरह के सीट्स हैं वो ही यूज करेंगे, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी है वो बनी रहे। तो इस तरह से हम लोगों को हर्बेरियम है वो तैयार करना है। और अभी चूंकि पोस्ट मानसून सीजन चल रहा है, आपको काफ़ी प्लांट्स है वो मिल जाएंगे। अगर आप इस काम में देरी कर देंगे, लेट कर देंगे, तो फिर प्लांट्स है वो ड्राइड हो जाएंगे, सूख जाएंगे, और उसके बाद में आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि अभी से जल्दी इस काम को आप अंजाम दे दीजिए, ताकि आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट या बहुत ख़ास काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि प्रत्येक स्टूडेंट को कितने कितने सीट्स है वो बनानी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप कम से कम 15 सीट्स अपने लेवल पर तैयार कीजिए। प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम 15-15 सीट्स है वो तैयार करेगा, और उसमें से जो सीट्स अच्छी नहीं होगी, 1-2 वो हम निकाल देंगे, बाकी हम रोक रख लेंगे। लेकिन आप 15 सीट्स कम से कम तैयार करेंगे, जिससे कि आपका कलेक्शन है वो अच्छा हो जाए। तो विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि हमें हर्बेरियम है वो निश्चित रूप से बनाना है, और उस काम को आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फ़िलहाल जो प्लांट्स हैं वो आपके सामने हैं, फ्लावरिंग स्टेज में भी है और निश्चित रूप से फ्रूटिंग स्टेज में भी पाए जा रहे हैं। तो हर्बेरियम का काम है वो आप शुरू कर दीजिएगा। उसके बाद में हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक स्टडी की तरफ। क्वाड्रेटिक स्टडी के अंदर जो दूसरी एक्सरसाइज है हमारी, वो क्वाड्रेट का हमारा साइज क्या होना चाहिए उसके बारे में है। और ये हमने प्रीवियस में आपको लिखा रखी है कि किस प्रकार से हम एक फील्ड में जाकर 10 बाई 10 सेंटीमीटर का क्वाड्रेट बनाते हैं। उसमें कितनी प्रजातियां हैं, कितने प्रकार की प्रजातियों के प्लांट्स की संख्या नहीं करेंगे, प्रजातियों की संख्या काउंट करेंगे। उसके बाद में उस एरिया को हम 20 बाई 20 करते हैं तो प्रजातियों की संख्या बढ़ जाती है। उसके बाद 30 बाई 30 करते हैं, फिर बढ़ जाती है। इस तरह से हम 40 बाई 40, 50 बाई 50, 60 बाई 60 और कहाँ तक चलेंगे, जब प्रजातियों की संख्या है वो स्थिर या कांस्टेंट नहीं हो जाए, वहीं पर हम रुक जाते हैं। और उसके पश्चात हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। नीचे की तरफ हम एरिया लिखते हैं, और साइड के अंदर वाई एक्सिस के ऊपर हम लोग नंबर ऑफ स्पीसीज है वो लिखते हैं। तो इस तरह से जो ग्राफ बन के आता है, उसमें जो 2 एरियाज हमारे होंगे जहाँ पर प्रजातियों की संख्या सेम रह गई है, कांस्टेंट हो गई है, उसके बीच का जो एरिया होगा वो हमारे क्वाड्रेट का उचित आकार या रिक्विसाइट साइज ऑफ द क्वाड्रेट है वो होता है। तो ये एक्सरसाइज मेरी आपको लिखाई हुई है, बिल्कुल वैसा का वैसा आपको अपने रिकॉर्ड में लिखना है, और ये चीज़ है वो आपने प्रीवियस में भी लिख रखी है। तो ये क्वाड्रेट है वो आपका बन जाएगा, और बनने के पश्चात साइज़ मालूम चल गया है, उसके बाद हम आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है फ्रीक्वेंसी एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप प्रीवियस में ये काम कर चुके हैं, इसलिए मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ, जैसा कि मैंने कहा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो हमारे ग्रामीण प्रीवियस से आते हैं, और उनके आसपास खेतों में वेजिटेशन है या ओपन एरिया में वेजिटेशन है। अगर वो अपने लेवल पर क्वाड्रेटिक स्टडी करते हैं, तो इससे बड़ा काम है वो आपके लिए कोई नहीं हो सकता एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के तौर पे। और अगर आप अपने लेवल पर इस काम को कर लेते हो, तो हमेशा आप इस चीज़ को कभी नहीं भूल पाएंगे। फील्ड में निकलिए और 1 बाई 1 मीटर का एक क्वाड्रेट बना लीजिए, और उसके अंदर जो भी प्लांट्स आ रहे हैं 1 बाई 1 करके 1 2 3 4 5 कर लीजिए, और पहले क्वाड्रेट में उनकी संख्या कितनी है उनको नोट कर लीजिए। प्रीवियस में आप लोगों ने देखा है, हम देपाल सर रोड पर गए थे और वहाँ पर हमने क्वाड्रेट बनाकर ये काम किया था। बिल्कुल उसी तरह से आप इस काम को अपने फील्ड में 10 जगह 10 क्वाड्रेट के माध्यम से आपको करना है। ज़रूरी नहीं है कि 10 के 10 क्वाड्रेट आप 1 घंटे में बनाए। एक सुबह बना लिया, एक दोपहर में बना लिया, शाम को बना लिया, इस तरह से करके अलग अलग समय में आप इस काम को अंजाम दे सकते हो, और ये केवल आपकी सुविधा के लिए है। वैसे जो काम करना होता है एक पर्टिकुलर समय में ही हम लोग करते हैं, लेकिन चूंकि अभी कॉलेज की क्लासेस है वो ऑन नहीं है, नहीं लग पा रही है कोविड-19 के कारण से, इसलिए आप अपने घरों में हैं, आप अपने गाँवों में हैं,
तो अपने सुविधा से ये काम है वो कर सकते हो। लेकिन 2 क्यूआर डेट के बीच में ये नहीं कि साहब सप्ताह भर के गैप हो गया। सप्ताह भर के गैप में बहुत सारी सिचुएशंस है वो बदल जाती है। केवल घंटा 2 घंटे के गैप से आप ये काम कर सकते हो और इस तरह से आपका ये क्यूआर डेट वाला जो डाटा है वो आपके सामने आ जाएंगे। आने के पश्चात है आप उसकी फ्रीक्वेंसी है और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशंस है वो ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला और प्रोसीजर है वो आपको लिखाया हुआ है और ये दोनों कैलकुलेट करने के पश्चात आप उन्हीं डाटा से रोंकियर्स लाइफ फॉर्म की कैलकुलेशंस है वो हम लोग करते हैं और इसमें भी हम बार का डायग्राम है वो बनाते हैं और एक इक्वेशन जो रोंकियर्स के द्वारा दी गई थी, एक समीकरण, अगर हमारे एक्सरसाइजेज के जो रिजल्ट है वो समीकरण भी अगर रोंकियर्स को फॉलो करती है तो हम कहते हैं कि यहाँ की जो वेजिटेशन है वो होमोजीनियस है। अगर वो फॉलो नहीं कर रही है तो हम कहते हैं कि वो हेटेरोजीनियस है। तो अक्सर हम लोग आपको एग्ज़ाम में है वो ये चीज़ें वो निश्चित रूप से ये देते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो फ्रीक्वेंसी और डेंसिटी के ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ में रोंकियस वाला जो लाइफ फॉर्म है ये कैलकुलेशंस या इसके बारे में ये एक्सरसाइजेस है वो हमें ज़रूर से करनी है। और एक बार आपके पास डाटा हो गए हैं क्यूआर डेट के, उन्हीं डाटा से आप डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी की कैलकुलेशन भी करेंगे और इसी क्रम में आगे जब चलेंगे हम लोग अबंडेंस और रिलेटिव अबंडेंस। सारा काम आप लोगों को कर किया हुआ है, केवल पुनः उन चीज़ों को दोहराना है, लिखना है और ये 3 चीज़ें अब आपके सामने हो गई है। फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी के साथ रिलेटिव डेंसिटी और अबंडेंस के साथ रिलेटिव अबंडेंस। तो 3 रिलेटिव की चीज़ें आपके पास में हो गई है और किसी भी प्लांट की इन तीनों चीज़ों को हम जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आपकी हो जाती है। उसको हम कहते हैं IVI, इम्पोर्टेंट वैल्यू इंडेक्स। इम्पोर्टेंट वैल्यू इंडेक्स ये तीनों का प्लस है। फॉर एग्जांपल एक प्लांट है हमारे पास में एरुआ पर्सिका। एरुआ पर्सिका की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस रिलेटिव डेंसिटी प्लस रिलेटिव अबंडेंस, तीनों की जो वैल्यू आएगी वो उसकी IV आ गई है। इस तरह से जितने भी प्लांट्स हमारे उस पर्टिकुलर क्यूआर डेट में आ रहे हैं उनको हम निकाल लेंगे और जिसकी IVI की वैल्यू ज़्यादा होगी इसका मतलब वो पर्टिकुलर प्लांट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रोल प्ले कर रहा है या डोमिनेंट है, तभी हम उसको इम्पोर्टेंट वैल्यू इंडेक्स या IVI के नाम से जानते हैं। तो ये 7वीं एक्सरसाइज है वो आपकी हो जाती है और इसके अंदर हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है रैंडम, रेगुलर एंड कॉन्टेजियस, ये पर्टिकुलर है वो आपको प्रीवियस में हमने नहीं लिखाई थी, वो मैं नोट्स के माध्यम से आपको पुनः है यहाँ पर 7 तो लिखाई हुई है, 8वीं नहीं लिखाई हुई है, मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से हमें लिखना है और कैलकुलेशंस हैं वो हमारी किस तरह से होगी। तो ये 8 एक्सरसाइजेज है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये कम्युनिटी स्टडी है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है वो आपके इसमें आता है। सेकेंड पार्ट हमारा आता है सॉइल ऑब्लिक वाटर एनालिसिस के बारे में। पानी और मिट्टी का विश्लेषण हम लोगों को करना है। इसमें 2 एक्सरसाइजेस हैं हमारी, एक को हम मेजर कहते हैं, एक को माइनर कहते हैं। जो मेजर एक्सरसाइजेज है हमारी, इसमें हम लोग टाइट्रेशंस करते हैं। जिस तरह से आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर टाइट्रेशन की है ब्यूरेट और पिपेट के माध्यम से, ठीक इसी तरह से हम लोग भी यहाँ पर अपने इकोलॉजी लैब के अंदर टाइट्रेशंस करेंगे और कौन कौन सी टाइट्रेशंस हैं वो अगले स्लाइड में आप लोग देखेंगे। और सेकंड नंबर की जो है वो है हमारी माइनर एक्सरसाइज, छोटी एक्सरसाइज। ये भी मिट्टी और पानी से संबंधित है। कौन कौन सी है ये आगे चलकर हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं मेजर एक्सरसाइजेज के। ये 7 नंबर की आती है आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के अंदर और इसके अंदर आपको 6 टाइट्रेशंस हैं वो करेंगे। पहली है पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्ञात करना। दूसरी है पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात करना। तीसरा है पानी में क्लोराइड की मात्रा ज्ञात करना। चौथी है मिट्टी में क्लोराइड की मात्रा ज्ञात करना। पांचवी है मिट्टी में कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट की मात्रा ज्ञात करना। और लास्ट है पानी में कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की मात्रा ज्ञात करना। डियर स्टूडेंट्स,
ये 6 प्रकार की एक्सरसाइजेज हैं वो हम लोग टाइट्रेशन के माध्यम से करेंगे। और निश्चित रूप से पहले हम इनके बारे में लिखेंगे, लिखाया जाएगा और उसके बाद में हम जो भी केमिकल्स हैं उनको यूज करते हुए हम टाइट्रेशन है वो करेंगे। तो निश्चित रूप से ये सारी टाइट्रेशंस बिल्कुल केमिस्ट्री के पैटर्न पर ही आधारित होगी। यहाँ पर भी हम केमिकल्स हैं वो यूज करेंगे, इंडिकेटर यूज करेंगे और जो सैंपल्स बनाया जाएगा उसके माध्यम से हम उनको करेंगे। इसलिए ये 6 जो एक्सरसाइजेज हैं वो आप लोगों के लिए नई है। इनको हम 1 बाय 1 करके आपको बताएंगे और उसके पश्चात जब कॉलेज हमारी खुलेगी तो हम करेंगे इनको। ये 7 नंबर की एक्सरसाइज है वो आपके आती है। उसके बाद में हमारी है माइनर एक्सरसाइज। ये 4 नंबर की आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आती है, जिसमें से पहली है सॉइल टेम्परेचर, दूसरी है सॉइल कलर के बारे में, तीसरी है सॉइल पीएच के बारे में, चौथी है वाटर पीएच के बारे में, पांचवी है मिट्टी का बनावट कैसी है, जहाँ पर कोई मिट्टी का सैंपल अगर हमें दिया हुआ है तो उसकी बनावट किस प्रकार से होती है। नेक्स्ट है बल्क डेंसिटी, जिसको हम बीडी के नाम से जानते हैं, सॉइल सैंपल्स। उसके बाद में स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में, उसके बाद पोरोसिटी के बारे में और लास्ट है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या WHC। तो ये 9 एक्सरसाइजेज हैं जो माइनर के अंदर हम लोगों को करनी है और एग्ज़ाम में आपके एक एक्सरसाइज आती है जो कि 4 नंबर की है। और इन 9 में से 2 एक्सरसाइजेज पिछले टर्न पर मैं आपको बता चुका हूँ, इनके बारे में क्या लिखना है, कैसे लिखना है। ये पिछले फ्राइडे को या सैटरडे को मैंने आपको बता दिया था। उसी क्रम में हम आगे चलेंगे, पीएच के बारे में, टेक्सचर के बारे में, बल्क डेंसिटी के बारे में और बाकी की जो एक्सरसाइजेज हैं वो 1 बाय 1 करके हम लोग आपको बताते रहेंगे और लैब के अंदर फिर हम लोग इनको करेंगे। तो ये 4 नंबर की जो एक्सरसाइज है वो माइनर एक्सरसाइज के रूप में जानी जाती है। मेजर है वो 7 नंबर की है, ये माइनर है वो 4 नंबर की। तो दोनों को मिलाकर ये 11 नंबर की एक्सरसाइजेज है वो आपके सॉइल वाटर एनालिसिस के बारे में है। उसके बाद में सी वाला पार्ट आता है जिसको कि हम इकोलॉजिकल मॉर्फोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये सेक्शन कटिंग्स है जो हमें करने पड़ेंगे। ये 6 नंबर की एक्सरसाइज है वो हमारे आती है। सेक्शन कटिंग आपने प्रीवियस में भी किया है, आपने थर्ड ईयर में भी किया है, आपने सेकेंड ईयर में भी किया है और लोअर ग्रुप्स के प्लांट आपने फर्स्ट ईयर में भी किए हैं। उसी पैटर्न पर हम लोगों को यहाँ पर करना है, लेकिन यहाँ पर पैटर्न है वो हमारा थर्ड ईयर वाला प्रीवियस वाला है वो काम आएगा। किसी भी सेक्शन जो अभी लिस्ट आपको बतलाई जाएगी, जो मटेरियल हमने आपको दिया है उसका पहले बाहरी तौर पर उसका अध्ययन कीजिए कि बाहर से देखने पर आपको क्या दिखाई दे रहा है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो निश्चित रूप से जीरोफिटिक हो सकता है, क्योंकि उसका स्टेम है वो ग्रीन है, उसमें क्लोरोफिल का डेवलपमेंट हो गया है। ये खास तौर पे बात याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पर हमें उसके 2 तरह के लक्षण लिखने हैं। पहला मॉर्फोलॉजिकल बाहर से, उसके बाद सेक्शन कटिंग करके इंटरनल, और दोनों के आधार पे हमें निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि वो दिया गया प्लांट है वो जीरोफिटिक है, हाइड्रोफिटिक है, हेलोफिटिक है या मीजोफिटिक है। तो वो हो गए उसके इकोलॉजिकल इंटरेस्ट के पॉइंट, वो कंक्लूजन वाला पॉइंट होगा हमारा। तो ये सेक्शन कटिंग में आप लोगों को क्या क्या करना है, लेप्टिडिनिया, साल्वाडोरा, कैलोट्रोपिस, एरुआ, कैपेरिस, नेरियम की पत्ती, कैजुराइना, ओपनसिया, एलोय, हाइड्रिला, ये 10 प्लांट्स हैं वो मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। मैक्सिमम 2-3 को छोड़ के आपने सारे प्रीवियस और थर्ड ईयर में कर रखे हैं। बिल्कुल वही पैटर्न रहेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक आपको आउटर डायग्राम बनाना है और एक सेलुलर डायग्राम बनाना है। एक शीट पर ये 2 डायग्राम ही रहेंगे। एक प्लांट से संबंधित ये 2 डायग्राम एक शीट पर रहेंगे और एक साइड में रहेंगे। दोनों साइड में डायग्राम्स है वो नहीं बनेंगे, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। और प्रीवियस में आपने बहुत अच्छे से ये काम किया है, इसलिए किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और लास्ट में मैंने लिख रखा है, आपको केवल 3 हेडिंग्स में उसके बारे में लिखना है। बाहरी तौर पर कैसे दिखाई दे रहा है, इंटरनल लेवल देखने पर कैसा दिखाई दे रहा है, और लास्ट में उसके इकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं वो क्या है। आप सेकेंड ईयर में उसकी एनाटॉमी के बारे में लिखते हो,
क्यूटिकल से चलते और पित्त तक चले जाते हो, वैसा हमें यहाँ पर नहीं लिखना है, हमें पॉइंट वाइज लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने कहा मॉर्फोलॉजिकल, अगर वो ग्रीन है तो निश्चित रूप से जीरो फिटिक होगा। अगर उस पर लीव्स है तो लिख दो, वरना लीव्स एब्सेंट है। इसके लिए लीव्स दिखाई दे रही है, कांटे दिखाई दे रहे हैं, तो जो भी बाहरी पॉइंट है वो दिख लीजिए। और उसके बाद में सेक्शन कटिंग करने के पश्चात जो इंटरनल पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल थिक क्यूटिकल पाई जा रही है, हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा की बनी हुई है, कॉर्टेक्स के अंदर क्लोरेनकाइमा या पेलिसेट टाइप की कोशिकाएं पाई जा रही है, पेरिसाइकिल स्टोन सेल्स के रूप में है, वेल डेवलप्ड वेस्कुलर बंडल्स पाए जा रहे हैं। इंटरनल पॉइंट्स हो गए। ये सारे के सारे पॉइंट्स से किस बात की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि जो प्लांट है वो जीरोफिटिक प्लांट है। और लास्ट में आप ये बात लिख सकते हो कि उपरोक्त पॉइंट्स के बेस पर ये कहा जा सकता है कि ये दिया गया प्लांट है वो जीरोफिटिक है। और साथ में इस पर्टिकुलर के अंदर कुछ खास पॉइंट्स के बारे में लिखना है, जैसे कि लेप्टिडिनिया जो प्लांट है उसमें इंटरजाइलरी और इंट्राजाइलरी फ्लोएम पाया जाता है, वो मेंशन करना है। साल्वाडोरा के अंदर इंटरजाइलरी फ्लोएम पाया जाता है, उसके बारे में मेंशन करना है। केजुराइना के अंदर कॉर्टिकल बंडल्स पाए जाते हैं, उसके बारे में मेंशन करना है। नीरियम के अंदर मल्टीलेयर्ड एपिडर्मिस पाई जाती है, नीचे की तरफ स्टोमेटा है वो ग्रूव के अंदर होते हैं, ये मेंशन करना है। ये सारी बातें हैं जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आती है, ये आपको इस पर्टिकुलर के अंदर बतानी है। चूँकि आप घर पर है, आपके पास काफ़ी टाइम है, कॉलेज नहीं आना पड़ रहा है कोविड-19 के कारण से, तो आप तसल्ली से इन सब काम को आराम से कर सकते हो। बिल्कुल कोई हेजिटेशन है वो नहीं होनी चाहिए। और जब कॉलेज खुलती है तो कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कहेगा कि मैंने काम नहीं किया है। टाइमली हम लोग आपको तसल्ली से ये सारे काम बतला रहे हैं। घर पर बैठ के आप तसल्ली से ये काम कीजिए। और मैक्सिमम आधा तो काम आपने प्रीवियस में ऑलरेडी कर रखा है, उसी काम को तो रिपीट करना है। तो इस तरह से तसल्ली से आप ये काम कीजिएगा। तो ये सेक्शन कटिंग वाला काम है, ये आपका सी वाला पार्ट हो गया है, सेक्शन कटिंग। उसके पश्चात हम आते हैं डी के ऊपर। प्रैक्टिकल्स में 3 मेन एक्सरसाइजेज हो गई है। अब ये चौथी एक्सरसाइज है जो कि स्पॉटिंग होती है। आपके इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के अंदर 5 स्पॉट्स हम लोग लगाते हैं, जो कि प्रत्येक 3-3 नंबर का होता है, टोटल 15 नंबर है। अब आप देख लीजिए, 15 नंबर की कोई भी एक्सरसाइज है वो पहले वाले में नहीं गया है। क्यूआरडेट 10 नंबर का था, मेजर माइनर मिला के 11 नंबर का था, सेक्शन कटिंग 6 नंबर का था, और यहाँ पर एक साथ 15 नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो मार्किंग आपकी डिसाइड होके आती है वो केवल ये नहीं कहेंगे स्पोर्ट्स है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है वो स्पोर्टिंग करती है कि 15 में से आपके कितने नंबर आते हैं। और इसमें जो 5 स्पॉट्स हैं वो देखिए, पहले वाला स्पॉट है वो प्लांट एडेप्टिव मॉडिफिकेशंस के बारे में आता है, जिसमें हम आपके लिए कोई स्पेसिमेन ले आकर रख देते हैं या कोई फोटोग्राफ रख देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने लिखा है ओपनसिया यानी नागफनी ला के हमने रख दिया, पहचानिए क्या है, किसका मॉडिफिकेशन है, क्या करेक्टर्स उसके अंदर है। दूसरे वाला हमने यूफोर्बिया यानी डंडा थोर लिख रखा है, उसके बारे में लिखिए। पार्किंसोनिया के बारे में लिखिए, कोकोलोबा के बारे में, हाइड्रिला के बारे में, केपेरिस के बारे में। इन प्लांट्स के स्पेसिमेन भी रखे जा सकते हैं, फोटोग्राफ भी रखी जा सकती है, और इनसे संबंधित क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल, जो ओपनसिया है वो किसका एग्जांपल है? फिलोक्लेड का एग्जांपल है। तो फिलोड और फिलोक्लेड में क्या डिफरेंस होता है? इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपसे पूछ सकते हैं। और जो ये पर्टिकुलर हमारे जीरोफिटिक प्लांट्स हैं, इनमें एडेप्टेशंस वाले कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, थिक क्यूटिकल है, कोलेनकाइमा है, पेरिसाइकिल है, इन सब के बारे में हम क्वेश्चंस के माध्यम से भी ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो पूछ सकते हैं। सेकेंड में हम आते हैं इकोलॉजिकल एनाटॉमी के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में। जैसे कोई स्लाइड हमने ला के रख दी, स्लाइड कौन सी? जो 10 प्लांट के सेक्शन कटिंग हम आपसे करवा रहे हैं, उन्हीं में से कोई स्लाइड हमने लगा दी और उसको पहचानिए, उसके बारे में लिखिए। या क्वेश्चन के माध्यम में, जैसे प्लांट्स के अंदर, जैसे मैंने अभी आपको बताया एपिडर्मिस में मल्टीलेयर्ड पाई जाती है, किसका अडेप्टेशन है? सनकन स्टोमेटा क्या होता है? इंट्राजाइलरी फ्लोएम में क्या डिफरेंस है? कॉर्टिकल बंडल और मेडुलरी बंडल क्या होते हैं? इस तरह के क्वेश्चंस है वो हम लोग इकोलॉजिकल एनाटॉमी के अंदर लिख सकते हैं। तो ये बात है वो आप ध्यान में रखिएगा।
उसके बाद में हम आते हैं 3 नंबर स्पॉट में, जिसको कि पोल्यूशन स्टडी के बारे में। पोल्यूशन है वो आपके 7th पेपर में है। एयर है, वाटर है और ये दूसरे अपना सोइल है, नॉइज़ है, जो भी पॉल्यूशंस हैं उनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चंस हैं वो हम आपसे लिखकर पूछ सकते हैं। जैसे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, ओजोन डे कब मनाया जाता है, या पोल्यूशन से संबंधित जो टेक्निकल टर्म्स हैं जैसे एसपीएम है और बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं वो हम आपको इससे पूछ सकते हैं। 4 नंबर है आपका सॉइल स्टडी के बारे में। जो अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है उनमें कोई मिट्टी का एक सैंपल ला के हमने रख दिया। फॉर एग्जांपल हमारे खेतों की जो मिट्टी होती है वो सैंडी सॉइल होती है। रेतीली मिट्टी हमने ला के आपको एक किसी बीकर में या किसी उसमें किसी में रख दी। आप उसको पहचानिए कि कौन सी मिट्टी है। आप लिखोगे दी गई मिट्टी है वो सैंडी सॉइल है। सैंडी सॉइल की क्या विशेषताएं होती है उसके बारे में 4-5 पॉइंट्स लिखिए। पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, ऑर्गेनिक मैटर कम होता है, पानी को रोकने की क्षमता कम होती है, प्लांट की ग्रोथ को कम फेवर करती है। इस तरह के जो पॉइंट्स हैं उससे संबंधित आप लिखिए। और अगर हमने सैंपल ला के नहीं रखा है तो हम वही क्वेश्चंस लिख सकते हैं। सैंडी सॉइल की विशेषताएं लिखिए, क्ले सॉइल की विशेषताएं लिखिए, लोम सॉइल की विशेषताएं लिखिए, सॉइल प्रोफाइल के बारे में बताइए, होरिजन्स के बारे में बताइए। सॉइल प्रोफाइल के अंदर ABC होरिजन्स बने हुए होते हैं, उनके बारे में बतलाइए। तो इस तरह से सॉइल से स्टडी जो के अध्ययन में जो हम लोग जो भी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं उनके बारे में भी हम आपसे पूछ सकते हैं। और लास्ट है आपका इकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जो इंस्ट्रूमेंट्स के नाम आपके सामने आ रहे हैं, ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट या सारे के सारे मैंने आपको क्लाइमेट वाले टॉपिक में बता चुका हूँ मैं। हमने हाइग्रोमीटर, लक्समीटर, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर और पीएच मीटर का नाम लिख रखा है। ये इंस्ट्रूमेंट हम किस पर्टिकुलर के लिए काम में लाते हैं। फॉर एग्जांपल हाइग्रोमीटर है वो वातावरण की नमी मापने के लिए, लक्समीटर है वो लाइट की इंटेंसिटी मापने के लिए, थर्मामीटर है वो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर मापने के लिए, पीएच मीटर है वो पानी और मिट्टी की पीएच मापने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो इनको हम आपके सामने रख देते हैं, उनको पहचानिए और ये किस सिद्धांत पर काम करते हैं। इंस्ट्रूमेंट ही रखते हैं लेकिन क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। पीएच मीटर का सिद्धांत क्या है, पीएच किसको कहते हैं, लाइट से संबंधित अलग अलग बातें पूछी जा सकती है। तो इस तरह से आपकी ये 5 नंबर का जो इकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो ये टोटल 15 नंबर का है वो आपके होता है। और आगे चलते हैं, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और कलेक्शन है ये 5 नंबर है, बॉटेनिकल एक्सकर्शन 20 नंबर का है आपका, और लास्ट में वाइवा है वो आपके 8 नंबर होता है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग ये काम करते हैं और आपको बहुत अच्छे से ये काम है वो संपादित करना है। चूँकि आपके पास बहुत टाइम है अभी, हम लोग आपको वीडियो भेज रहे हैं लेकिन अभी कॉलेज में एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, इसलिए प्रॉपर वे में हम आपको नहीं भेज पा रहे हैं। तो इस दरमियान आप ये प्रैक्टिकल वाला काम है वो बहुत अच्छे से कर सकते हो। 18 सितंबर से एग्ज़ाम्स है वो कॉलेज में शुरू हो गए थे और अक्टूबर के एंड तक ये एग्ज़ाम चलेंगे। हम बीच बीच में वीडियो आपको सेंड कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन उस प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स होने के कारण हम एग्ज़ाम्स में भी बिजी हैं। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, अपना ये प्रैक्टिकल वाला काम है वो बहुत अच्छे से आप तसल्ली से कर लीजिए। और निश्चित रूप से हम उम्मीद कर कर चलते हैं कि जब भी कॉलेज ओपन होती है तब आप अपना ये रिकॉर्ड निश्चित रूप से कंप्लीट कर कर हमारे सामने लाएंगे और एक बहुत बड़ा टास्क है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।